नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11 के चैप्टर 11 पर हमें पार्ट 4 पर पहुंच चुके हैं। पास टू मॉडर्नाइजेशन। पहले 3 पार्ट में हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये सारी वीडियोस हम यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, अब हम आते हैं वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन। ये पार्ट 4 में हम जापान का लास्ट वाला पार्ट थोड़ा देखते हैं। अब जो जापान वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था, आज जो जापान हम देखते हैं कितना डेवलप है। और बहुत मेजी गवर्नमेंट जब आई थी तभी से डेवलप होना शुरू हो गया था। तो अलग अलग लोगों की इसमें राय होती है। ये जो अ, देश किसी तरफ जाता है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो ही कुछ ग्रुप्स होते हैं, बहुत कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो एक कंट्री को किसी एक फिक्स दिशा की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये जो अलग अलग लोग हैं, अब उनके व्यूज क्या थे। देयर वर डिफरेंट व्यूज ऑन जापान रिलेशन विद अदर कंट्रीज। कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जैसे कि फुकाजावा युकिशी। ये एक्सप्रेस करते हैं, ये बोलते हैं कि जापान को ना एशियन जो है, एशिया जो है उसको हटा देना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना उनको फॉलो करना चाहिए। उनका मतलब था कि जापान को अपना जो एशियन कैरेक्टर है, मतलब जो भी उसके अंदर एशियन चीजें हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वट जो भी उनको कोई भी उनके अंदर की चीज ऐसा उनको आइडेंटिफाई करवाती है कि ये एशियन कल्चर है या फिर एशियन आइडेंटिफाई करवाती है, वो उनको छोड़ देना चाहिए और वेस्ट का ही पार्ट बन जाना चाहिए। क्योंकि और थोड़ा सा अगर उस तरफ चले जाएंगे तो यूएसए आ जाता है, वेस्टर्न आ जाता है। ऐसा बोलते हैं कि आप यहाँ की बजाय उधर जाइए, वेस्ट की तरफ चले जाइए। तो लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो बोलती है कि वेस्टर्न जो आइडियाज है ना उसका टोटल एक्सेप्टेंस हम नहीं कर सकते हैं। वेस्ट की अपनी एक पहचान है और हम हमारी जो है, हम जापान है, हमारी अपनी एक पहचान है। मतलब अगर मैं सपोज मेरा नाम सुमन है तो ये मेरी पहचान है, मैं कोई और बनने की कोशिश में खुद को खो दूंगी। तो अपना जो आइडेंटिटी है वो रखना है। दूसरों से सीखना जरूर है, कुछ अच्छी चीजें जो तुम सीख सकते हो वो जरूर सीखनी है, लेकिन दूसरे को पूरी तरीके से कॉपी नहीं करना है, एज इट इज उसको फॉलो नहीं करना है ना। तो टोटल एक्सेप्टेंस जो वेस्टर्न आइडियाज का है वो नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चन करती है कि ऐसा क्यों भाई। नेशनल प्राइड, हमारा जो राष्ट्र गौरव है, वो हम अपनी खुद की वैल्यूज पर ही बिल्ड करेंगे। हमारा बेस हमारा खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। फुकुजावा युकिशी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बॉर्न इन एन impoverished samurai family, he studied in Nagasaki and Osaka, learning Dutch and Western sciences and later English. In 1860, he went as a translator for the first Japanese embassy to the USC. This provided material for a book on the West, written not in the classical but in the spoken style that became extremely popular. अब ही उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक स्कूल जो कि आज क्यो यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वो मिरोकुशा के एक मेंबर थे जो कि वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करता था। ये एक सोसाइटी थी मिरोकुशा जो वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करती थी, उसके ये मेंबर थे। इन द encouragement टू लर्निंग ही was very critical of Japanese knowledge। वो जापान के बारे में बोलता है कि जापान के पास अगर कुछ है प्राउड करने के लिए तो उनका बस जो सीनरी है ना सिर्फ वही है, और कुछ ऐसा प्राउड करने वाला नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा क्या है, वेस्ट के ज्यादा फॉलोअर थी। He advocated not just modern factories and institutions, but the cultural essence of the West, the spirit of civilization. With this spirit, it would be possible to build a new citizen. His principle was heaven did not create man above man, nor set man below man. अब ये थोड़ा वेस्ट के बारे में ज्यादा ऐसा जानते थे या मानते थे उन्हीं को। एक इंडिया में भी बहुत पहले अभी भी बोलते हैं, कहावत आई है जब से अंग्रेजों ने इंडिया को अपना गुलाम बनाया था। बोलते हैं कि व्हाट कम्स थ्रू द वेस्ट इज द बेस्ट, या फिर व्हाट कम्स फ्रॉम द वेस्ट इज द बेस्ट। जो वेस्ट से आ रहा है वो सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। वेस्ट का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो है, उससे जो आ रहा है वो सबसे अच्छा है। और ये धीरे धीरे ये कहाँ से आया है, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेजों ने स्टैब्लिश की थी, वो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में ही ऐसा डाला था कि अपनी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाया नहीं, उन्हीं को पढ़ाया और उन्हीं की पूजा करो, वैसे ही बनते चले जाओ। उन्होंने जानबूझकर ऐसा बोला था। और इसलिए ऐसी नेक्स्ट जनरेशन ऐसी होती चलेगी कि जो सिर्फ वेस्ट को ही अच्छा बनाती है ऐसा। लेकिन जापान बच गया इस चीज से।
वो वेस्ट को जो दूसरे लोगों से सीख सकते हैं वो अच्छा सीखा भी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं उन्होंने छोड़ी। तो फिलोसोफर मियाकी सेत्सुरई, ये है मियाकी सेत्सुरई, वो बोलते हैं कि हर एक नेशन है, उसको अपना एक जो टैलेंट है वो जरूर डेवलप करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। टू डिवोट वन सेल्फ टू वंस कंट्री इज टू डिवोट वन सेल्फ टू द वर्ल्ड। अब इन सब चीजों का मतलब खास क्या है कि कोई सपोज कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है ना, जैसे कि सिल्क वर्म ही मान लो, एक कीड़ा है, वो एग्जिस्ट करता है तो उसका एक जरूर कुछ ना कुछ रीजन है, वो बिना किसी रीजन के नहीं है, वो रेशम देने के लिए ही है, और उसका अपना ये जो मोटिव है वो और पूरा नहीं कर सकता है। सेम ऐसे अगर कोई नेशन है, वो एग्जिस्ट करता है तो उसका एक रीजन है, वो किसी ना किसी चीज के लिए दूसरों को देने के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो तुमको पहचानना है कि तुम्हारी कंट्री को या तुमको तुम्हारी सोसाइटी को वट एवर जो भी तुम हो, वो तुम दूसरों को क्या दे सकते हो, जिसके लिए तुम एग्जिस्ट करते हो वो पहचानो, दूसरों को कॉपी मत करो, अपना अपने अंदर में झांको और अपने टैलेंट को पहचानो। तो ये मियाके सेत्सुरे कहते हैं कि हर एक नेशन को अपना खुद का टैलेंट पहचानना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। जैसे इंडिया के बारे में हम बोलेंगे, इंडिया ने योगा डे हम क्यों मनाते हैं? योगा विश्व को दिया था और उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया, कि हमारे पास विश्व को देने के लिए क्या है, हमारा अपना टैलेंट क्या है जो हम दूसरों को सिखा सकते हैं। तो दूसरों से सीखना भी है, दूसरों को सिखाना भी है, दूसरों को पूरी की तरीके से कॉपी नहीं करना है। ठीक है। सम अदर्स वर अट्रैक्टेड टू वेस्टर्न लिबरलिज्म, कुछ वेस्टर्न लिबरलिज्म आइडियाज से ज्यादा अट्रैक्टेड थे और चाहते थे कि जो जापान है वो मिलिट्री, जो अभी रूल चल रहा है एक तरीके से मिलिट्री का ही चल रहा है, क्योंकि जो राजा था वो मिलिट्री के थ्रू ही अपना सारा काम करवा रहा था ना, एक्सपेंशन कर रहा था जापान का। तो उसकी बजाय डेमोक्रेटिक जापान बने। यूकी एमोरी, अ लीडर ऑफ पॉपुलर राइट्स मूवमेंट, ये है यूकी एमोरी, पॉपुलर राइट्स मूवमेंट के लीडर हैं। ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बने। इनका कहना था फ्रीडम इज मोर प्रीशियस देन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब एक के नीचे एक होता है ना, कि ऊपर सबसे पहले राजा है, फिर जैसे पहले आते थे शोगुन आते थे, फिर बाद में दैम्यू आ रहे हैं, फिर समुराई आ रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है, सोसाइटी का ऑर्डर है, बोले कि ये ऑर्डर से ज्यादा प्रीशियस फ्रीडम है। सम अदर ग्रुप्स एडवोकेटेड वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, कुछ ने वुमेन के लिए वोटिंग राइट्स को एडवोकेट किया, बोला फोर्स द गवर्नमेंट टू अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन, और गवर्नमेंट को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस करना पड़ा। अब ये सारी चीजें डेली लाइफ में क्या इफेक्ट कर रही है? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी बन रही है, उसमें जो पहले पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम चलता था, लोग इकट्ठे रहते थे, एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे इंडिया में अभी भी रहते हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली को इन्होंने रास्ता दिखा दिया कि भाई सब अब अलग अलग रहेंगे, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। ठीक है, बच्चे की शादी होने के बाद वो अपना घर अलग बनाएगा। ऐसा न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ही बनता चला गया ज्यादा। नया जो फैमिली कंसेप्ट है, इसने नई डिमांड्स को जन्म दिया। अब एक इंसान अलग जाके रह रहा है तो नए तरीके के डोमेस्टिक गुड्स उसको चाहिए होंगे, हाउसेज अलग तरीके के होंगे, फैमिली एंटरटेनमेंट सबका अलग अलग होगा। जैसे कि आज है, हर कोई इंडिविजुअल अपना अलग अलग चीजें उसको चाहिए है, टीवी किसी के कमरे में अलग है ना। इन 1920s कंस्ट्रक्शन कंपनीज मेड चीप हाउसिंग, और कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने चीप हाउसेस बनने 1920s में शुरू कर दिए, कि आपको डाउन पेमेंट 200 येन देना होगा, उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट 12 येन आपको 10 साल तक देते रहना पड़ेगा, आपका खुद का अपना घर मिल जाएगा। एट दैट टाइम सैलरी ऑफ अ बैंक एम्प्लॉय वाज 40 येन पर मंथ। ओवरकमिंग मॉडर्निटी, अब ये जो मॉडर्निटी है, मतलब आधुनिकता है, उसको ओवरकम कैसे करना है, मतलब उसको मॉडर्न होते हुए भी आपको कैसे वेस्ट को साइड में रखना है। 1943 में एक गोष्ठी हुई, सिंपोजियम। यहाँ पर कैसे होता है कि जो सोसाइटी में जो इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, जो इकट्ठे आते हैं और इन चीजों पर विचार विमर्श करते हैं कि हमको अपने देश को किस तरफ लेकर जाना है, अपने यूथ को किस तरफ लेकर जाना है, सोसाइटी को कहाँ लेकर जाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल विचार विमर्श होता है, लोग कोई अपने अपनी बातें रखते हैं और थोड़े डिबेट वगैरह होते हैं, चर्चाएं होती है इस पे। तो ये होता है सिंपोजियम, विचार गोष्ठी, ओवरकमिंग मॉडर्निटी। ये इस टॉपिक से जापान में रखा गया विचार गोष्ठी की, मॉडर्निटी को कैसे ओवरकम करना है।
डिबेट में क्या चर्चा थी कि वेस्ट को भी हमको बराबर रखना है, मतलब वेस्ट की बराबरी भी करनी है, उससे पीछा भी छुड़ाना है, लेकिन उससे कुछ अच्छा सीखना भी है हमको, मतलब वेस्ट को साइड में रखते हुए मॉडर्न बनना है, मतलब वेस्ट के साथ कॉम्पीट भी करना है लेकिन उससे दूर भी रहना है। मोरोई सबुरो एक कंपोजर हैं इन म्यूजिक के, वो बोलते हैं कि वेस्टर्न जो म्यूजिक है ना वो सिर्फ हमारे सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए, कि हमको सिर्फ सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, हम खूब नाच गा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा को छू सके वो म्यूजिक है ना हमारा, तो उसको नहीं छोड़ना है। और उसको हम अगर इस पर बजाते हैं, वेस्टर्न जो गिटार वगैरह या फिर ये चीजें हैं उस पर बनाते, तो वो मन में वो चीजें नहीं आती हैं। तो बोलते हैं कि म्यूजिक फ्रॉम द आर्ट ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन एंड रीस्टोर इट एज एन आर्ट ऑफ द स्पिरिट। उन्होंने रिजेक्ट किया कि कंपोजिशन ऑफ जापानीज म्यूजिक है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं बजाना है, हमको खुद के उस पे ही बजाना चाहिए। Philosopher Nishitani Kiji defined modern as the unity of three streams। ये बोलते हैं तीन स्ट्रीम्स को मिला के मॉडर्न होता है, रेनेसा, रिफॉर्मेशन एंड राइज ऑफ नेचुरल साइंसेज। उन्होंने बोला जापान की जो मोरल एनर्जी है उसी की वजह से ये कॉलोनियल किसी की कॉलोनी बनने से बच गया है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ जापान, तो ये जापान की ड्यूटी है कि वो नया ऑर्डर स्टैब्लिश करे और एक ग्रेटर ईस्ट एशिया बनाए। फॉर दिस अ न्यू विजन दैट वुड इंटीग्रेट साइंस एंड रिलीजन वाज नेसेसरी, मतलब अपने धर्म को और साइंस को मिला के चलना है साथ में। और वेस्ट क्या बोलता है, जो पुराना है उसको छोड़ दो, बल्कि एक अच्छी बात है, ओल्ड इज गोल्ड। ओके। कार क्लब, विमेन्स कार पूल, ये है मॉडर्न गर्ल्स। अभी एक बहुत फेमस कुछ चल रहा है इंटरनेट पे, ये हम है, ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। विमेन्स कार पूल, कार क्लब, ये है मोगा। मोगा एक एब्रिविएशन है मॉडर्न गर्ल के लिए, मतलब मोर दैट इज मॉडर्न, गा मीन्स गर्ल, एक शॉर्ट फॉर्म है मॉडर्न गर्ल के लिए जापान में। इट रिप्रेजेंटेड दैट कमिंग टुगेदर इन द 20th सेंचुरी ऑफ आइडियाज ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी के आइडियाज आए, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर एंड अ डेवलप्ड इकोनॉमी। The new middle class families enjoyed new forms of travel and entertainment। नए ट्रेवल और एंटरटेनमेंट के साधन आ रहे थे मिडिल क्लास फैमिलीज में। ट्रांसपोर्ट इन सिटीज इम्प्रूव हो रहा था, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, पब्लिक पार्क्स बन रहे थे 1878 तक, डिपार्टमेंट स्टोर्स बन रहे थे। इन टोक्यो गिंजा बिकेम a fashionable area for Genpura, a word combining Ginza and Burbura, talking aimlessly। फर्स्ट रेडियो स्टेशन ओपन हुआ 1925 में। मत्सुई सुमाकू एक एक्ट्रेस है जो नेशनल स्टार बन गई थी विद हर पोर्ट्रेयल ऑफ नूरा इन द नॉन राइटर इजबेंस डॉल्स हाउस। मूवीज बननी शुरू हुई 1899 में, एंड soon there was a dozen of companies making hundreds of films। पीरियड है ये वन ऑफ द ग्रेट वाइटलिटी एंड क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। अब सारी नई चीजें बन रही हैं, उसमें अपना जो ट्रेडिशनल चीजें आ रही थी उन चीजों के बारे में भी सोचना शुरू हो गए थे लोग। रीइमर्जेंस ऑफ जापान एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वहां तक जापान अपना एक्सपेंशन करता जा रहा है, कॉलोनीज बनाता जा रहा है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंड में यूएसए ने दो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए और जापान को शांत कर दिया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अब ये, अच्छा ये आप हम होमवर्क करिएगा, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी पर दो जो बॉम्ब थे वो कौन सी डेट को गिराए थे और उन दोनों बॉम्ब्स के नाम क्या थे, ठीक है। अगर यूट्यूब पर और कुछ वीडियो सर्च करेंगे देखेंगे तो चीजें देखने से याद हो जाती है, ठीक है। आफ्टर द डिफीट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान वाज डीमिलिटराइज्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। जापान को जो था एक संधि के साथ ये बोला गया कि अब यहाँ पर आप मिलिट्री नहीं रख सकते। आज भी जापान में मिलिट्री नहीं है। यूएसए ने ही एक स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम, उसके थ्रू ये रखा हुआ है कि अगर जापान में कभी जरूरत पड़ी मिलिट्री की तो यूएसए की मिलिट्री वो मतलब अमेरिका की मिलिट्री वो यूज करेगा, लेकिन जापान अपनी मिलिट्री यूज नहीं कर सकता है। क्या जापान का थोड़ा खौफ था वो फिर से मिलिट्री वाला फिर से काम दोबारा शुरू ना कर दे। आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ नो वॉर क्लॉज, और कॉन्स्टिट्यूशन जो नया बना उसमें आर्टिकल 9 में नो वॉर क्लॉज डाला गया कि
अगर आपको ऐसा लड़ाई करने के लिए हमारी आर्मी भी चाहिए होगी, तो वो स्टेट पॉलिसी के लिए आप मतलब अपने फायदे के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते वॉर को। एग्रेरियन रिफॉर्म्स नए आए, रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो पहले मोनोपोली हाउसेस थे ज़ेबत्सु एटसेट्रा, उनको बंद कर दिया गया और बिल्कुल ट्रेड को ओपन कर दिया गया नए तरीके से। आप फिर से नई नई जो क्या बोलते हैं लोग अपने ट्रेड कर सकते हैं, अपने नई नई कंपनीज बना सकते हैं। पॉलिटिकल जो पार्टीज थी जो एक तरीके से एम्परर ने पहले बंद कर दी थी उन पे, मतलब अपनी रोक लगा दी थी उन पर, बहुत लिमिटेड कर दिया था उनकी पावर को, फिर से रिवाइव हो गई थी। ठीक है। टोक्यो बिफोर एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो टोक्यो है यहाँ से यहाँ पहुंच गया था, मतलब कुछ 10-20 साल की ही बात है, और इतना सब कुछ चेंज जापान में ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन जापान की इकोनॉमी को फिर से बिल्ट हुआ डिफीट के बाद भी, ये मिरेकल लोग बोलते हैं, जापान बोलते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री है और ये हमारा राष्ट्रीय गौरव है। यहाँ के लोग हैं जो अपनी कंट्री को अपने से पहले रखते हैं, हर किसी भी चीज से पहले अपनी कंट्री को पहले रखते हैं। इसके लिए जापान फिर से इतनी जल्दी तुरंत वापस खड़ा हो गया, मतलब ऐसे करके काटा तो फिर से ऐसे ही खड़ा हो गया है। रावण का ऐसा सिर कटा तो दूसरा आ गया। According to the new constitution, elections were held in 1946 and right to vote for women granted। 1946 में elections हुए दोबारा से, और वुमेन ने पहली बार वोट डाला, मतलब उनको भी वोट देने का साथ साथ अधिकार मिला। डिमांड क्रिएटेड बाय कोरियन एंड वियतनामीज वॉर। इसके बाद कोरिया और जो वियतनामी की हिस्ट्री है वो देखेंगे। उनके जो वॉर चल रहे थे उसकी वजह से भी जापानीज इकोनॉमी को सपोर्ट मिला, क्योंकि यहीं से उन लोगों को हेल्प मिल रही थी। 1964 ओलंपिक्स इन टोक्यो। 1964 में दो चीजें जापान में खास हुई। एशिया में सबसे पहले जो ओलंपिक्स हुए थे वो जापान में हुए थे, टोक्यो में 1964 में। और जो जापान की बुलेट ट्रेन है वो भी इसी साल 1964 में चली थी। शिंकनसेन हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स बुलेट ट्रेन started in 1964 have come to represent the ability of Japanese to use advanced technologies. The problems of industrialization and its effect on health and environment। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत लंबा वर्ड है ना, ये जो हो रहा था इसका हेल्थ और एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा फर्क पड़ा। कैडमियम पॉइजनिंग और मर्क्यूरी पॉइजनिंग मिनामाता में 1960s में ये बहुत ज्यादा नोटिस की गई। एयर पॉल्यूशन 1970s में बहुत ज्यादा नोटिस किया, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, डिजीज हो रहे थे। 1960s से ही सिविल सोसाइटी मूवमेंट साथ ही साथ इस तरीके से चलने शुरू हो गए थे इस पॉइजनिंग इन सब के खिलाफ में। प्रेशर ग्रुप्स ने स्टार्ट किया कि ये जो प्रॉब्लम्स है इनको सरकार को नोटिस करना चाहिए, और सरकार ने किया, और उन्होंने डिमांड की कि जो भी विक्टिम्स हैं इस पॉल्यूशन के, जिनको इसकी वजह से नुकसान हुआ है, उसको सरकार कंपेंसेशन दे, इन कंपनी से दिलवाए। और 1980s के बाद गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स इन चीजों के लिए लेने शुरू किए कि भाई एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं होना चाहिए इन चीजों से। ठीक है। तो ये था जापान की टोटल हिस्ट्री। जापान की हिस्ट्री खत्म हो जाती है। नेक्स्ट से हम फिर चाइना का शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ क्वेरीज है, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता देना। कुछ चीजें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में छोटे छोटे पॉइंट्स में दी गई है बहुत अच्छे से। आपको अगर कुछ चाहिए तो गूगल कर लेना, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में लिखो। कोई भी चीज तुरंत आप एकदम से कमेंट ना करें, किसी चीज को खुद भी गूगल पे थोड़ा सर्च करें, तो क्या है हम खुद कुछ चीज कुछ दिमाग में आता है और हम उस चीज के लिए खुद से अगर सोचते हैं, उसके लिए थोड़े हाथ पैर और दिमाग यूज करते हैं ना, तो हमको लंबे टाइम तक याद रहता है। फिर भी आप अगर आपको कोई चीज नहीं क्लियर होती है, नहीं समझ में आती है कि भाई ये चीज हमने गूगल तो कर ली या फिर यूट्यूब पे भी सर्च कर ली, देख भी ली, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थोड़ा अपना भी होमवर्क करना है आप लोगों को। ठीक है। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।